सेशन में हम डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स की चर्चा करेंगे, जिसमें पीपीएफ अकाउंट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पीपीएफ, कन्या समृद्धि, पीएम व्यय बंधना योजना, पीएम जेडीवाई, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, पीएम पेंशन योजना फॉर ट्रेडर्स, फॉर श्रमिकों के लिए भी पेंशन की योजना है। अगर टाइम बचा तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी चर्चा करेंगे, इलेक्ट्रल बॉन्ड की भी चर्चा करेंगे। अब मेरी कोशिश ये है कि 1 घंटे के तकरीबन सेशन में मैक्सिमम कवरेज की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर किया जाए, और मेरे को उम्मीद भी है मोटा मोटा ज़्यादातर सिलेबस कवर कर लेंगे। अब हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि हम ये टॉपिक चर्चा करेंगे, ये टॉपिक नीचे मैंने दिए हुए हैं। पेंशन, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पीपीएफ, कन्या समृद्धि, पीएम व्यय बंधना योजना, पीएम जेडीवाई, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एंड इलेक्ट्रल बॉन्ड। सबसे पहले हम पेंशन की चर्चा करते हैं कि पेंशन बैंक्स पेंशन बैंक पे करते हैं, जिसके बदले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो एम्प्लॉय रिटायर होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या स्टेट गवर्नमेंट से या किसी अंडरटेकिंग से, बैंक पेंशन पे करता है, कैलकुलेट करता है, और सारे काम के लिए बैंक को कमीशन मिलता है। बैंक का ये दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बैंक पेंशनर के खाते में सही टाइम पे पेंशन क्रेडिट करे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पेंशन बैंक ने लेनी होती है, लेकिन उसके खाते में क्रेडिट बैंक करता है। कब बैंक क्रेडिट करता है? लास्ट 4 डेज ऑफ द मंथ में। ठीक है। हर साल बैंक की एक और ड्यूटी है कि बैंक ने ये इंश्योर करना है कि पेंशनर जीता है, जी रहा है, लाइव है। उसको लाइव देखने के लिए क्या करता है पेंशनर का? लाइफ सर्टिफिकेट का कंसेप्ट है। हर साल नवंबर में एक लाइफ सर्टिफिकेट पेंशनर से लेना होता है। बेसिकली लाइफ सर्टिफिकेट होता क्या है? बेसिकली बैंक ऑफिसर इशू करता है, ये देख सर्टिफाई करता है कि आई हैव सीन दिस एम्प्लॉय, ही इज प्रेजेंटेड हिमसेल्फ बिफोर मी एंड ही इज अलाइव। सो उसके बेसिस पे उसकी पेंशन कंटिन्यू रहती है। हर साल नवंबर में ये प्रोसेस होता है। सो लाइफ सर्टिफिकेट कब लेते हैं? नवंबर में। पेंशन कब जमा होती है? लास्ट 4 डेज ऑफ द मंथ। एक पेंशन होती है, कम्यूट हो जाती है कुछ पेंशन का पोर्शन। कम्यूट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए किसी की पेंशन 30,000 रुपए है, उसमें से नॉर्मली 1/3, जस्ट अब तो 40% तक होने लगे कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स में या सेंट्रल गवर्नमेंट में। बैंक एम्प्लॉय के केस में 1/3 होती है। मान लीजिए 30,000 हमारी पेंशन है, बेसिक पेंशन है, उसका 1/3 10,000 कम्यूट हो जाता है, 20,000 रह जाता है। 20,000 प्लस डीए, डीए पूरे 30 पे मिलता है, डैम अलाउंस। तो जो कम्यूट हो जाता है 10,000, वो उसका लमसम अमाउंट मोटा मोटा रफली 120 टाइम्स, जो 60 साल की एज में कम्यूट करवाता है, 120 को 10,000 पे गुना कर लीजिए, वो 12 लाख रुपए उसको मिल जाता है। ये 120 टाइम कोई फार्मूला नहीं है, ये मोटा एज पे डिपेंड करता है। जितना एज बाद में कम्यूट करवाएगा उतनी उसकी वैल्यू थोड़ी सी स्लाइटली कम होती जाती है। जो 60 साल पे कम्यूट करवाता है उसकी जो कन्वर्शन फैक्टर है, कम्यूटेशन फैक्टर है, वो 10 से थोड़ा सा कम है। सो मोटा मोटा हम ये मान लीजिए कि 120 महीने की पेंशन के इक्विवेलेंट, 120 महीने के उस अमाउंट जो जितने अमाउंट का कमिट करवाया जा रहा है, उस अमाउंट का कमिट करवा के पेंशनर को लमसम में पैसा मिल जाता है। इसका बेनिफिट ये रहता है एम्प्लॉय को, जब पेंशन बाद में आती है वो तो टैक्सेबल होती है, कमिटेड अमाउंट पेंशन टैक्स फ्री होता है। ये एम्प्लॉय को इसका बेनिफिट रहता है। वैसे भी लमसम पैसा मिल जाता है, कल को उसकी डेथ हो जाए तो ये कमिटेड पैसा जो ले लिया वो तो ले लिया। अगर डेथ हो जाती है तो पेंशन बाद में वो नहीं मिलती। उस फैमिली पेंशन डिफरेंट होती है। फैमिली पेंशन तो इसमें भी अगर डेथ हो जाती है तो फैमिली पेंशन डिफरेंट होती है, कोई इम्पैक्ट इसका नहीं आता। जो कमिटेड पेंशन है वो 15 साल के बाद रिस्टोर होती है। 15 साल बाद वो रिस्टोर हो जाती है, जो कमिट करवाया पोर्शन है। जो लाइफ सर्टिफिकेट की बात कर रहे थे, अभी बात कर रहे थे कि लाइफ सर्टिफिकेट हर साल लेना होता है। अब एक जीवन प्रमाण, एक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का कंसेप्ट है। ये है जीवन प्रमाण क्या है? एक बायोमेट्रिक इनेबल्ड डिजिटल सर्विस है पेंशनर के लिए। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया है। इसमें जो फिजिकल विजिट की जरूरत थी, एम्प्लॉय को हर महीने नवंबर के महीने में बैंक में आना पड़ता था, इस पूरे प्रोसेस को डिजिटलाइज किया गया है।
ये प्लेटफॉर्म इस पे कौन सा यूज किया गया है? आधार का, आधार फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ पेंशनर। पेंशनर का आधार डाटाबेस में से जो उसके बायोमेट्रिक्स है उसको आइडेंटिफाई करता है। सो सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन से जैसी ऑथेंटिकेशन हो जाती है आधार की, बायोमेट्रिक लगाते हैं, बायोमेट्रिक आधार से उठाता है, आधार से उठाकर उसका डिजिटल सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है, जो कि लाइफ सर्टिफिकेट की रिपोजिटरी है, उसमें स्टोर रहता है। पेंशन डिस्बर्सिंग अथॉरिटी है, वहां से ऑनलाइन उसको एक्सेस कर लेते हैं। सो पेंशनर को लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए डिफरेंट बैंकों में धक्के नहीं खाने पड़ते। ठीक है। ये सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है? सर्टिफिकेट हैसल फ्री है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफरेंट जगह पे कॉमन सर्विस सेंटर है जो, इवन बैंक्स में, गवर्नमेंट ऑफिस में, कॉमन जगह पे, इवन कस्टमर अपने घर पे बैठा क्लाइंट एनी पीसी, मोबाइल या टैबलेट्स में भी जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट दे सकता है। इसमें जैसे ही वो उसका डाटा ऑथेंटिकेट होएगा, लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, जनरेट होके एम्प्लॉयर उसमें से ले लेता है। तो जीवन प्रमाण एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे डिजिटलाइज किया गया है लाइफ सर्टिफिकेट के प्रोसेस को। ईज ईज ऑफ लाइफ कह लो, ईज ऑफ पेंशनर के लिए एक लाइफ इजी कर दी है इसने। अब बात करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है क्या, इसकी बैकग्राउंड क्या है? बेसिकली जब एम्प्लॉय रिटायर होता है या वर्क के 60 साल के बाद, तो पहले इंटरेस्ट बहुत होता था। इंटरेस्ट, आजकल इंटरेस्ट कम हो गए। तो ये इस बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक स्कीम लेके आई, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। ऑपरेट इसको बैंक या पोस्ट ऑफिस करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। इसमें एम्प्लॉय को मतलब स्कीम है 5 साल की, 5 साल के लिए डिपॉजिट होता है। इसका टेन्योर एक 3 साल के लिए, विद इन 1 ईयर ऑफ मेच्योरिटी ऑफ 5 स्कीम। जैसे 5 साल के बाद मेच्योर होता है, विद इन 1 ईयर, 3 साल के लिए आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है, 8 साल तक हो सकती है ये स्कीम। इस 60 साल इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जो 60 साल अटेन कर चुका हो पर्सन, हु हैज अटेन्ड 60 ईयर्स और मोर, एंड 55 ईयर फॉर बीआरएस ऑप्शन। जिन्होंने बीआरएस ली है, बीआरएस ऑप्शन लेके रिटायर हुए हैं, उनके लिए 55 ईयर है। जिनका रिटायर्ड डिफेंस ऑफिशियल के लिए 50 ईयर है, क्योंकि डिफेंस वाले जल्दी रिटायर हो जाते हैं, उनके लिए 50 एज का प्रावधान रखा है। बीआरएस वालों के लिए 55, नॉर्मल आदमियों के लिए 60 एज के ऊपर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा लगा सकता है। इसमें एम्प्लॉय होना कोई जरूरी नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट का, प्राइवेट का या किसका एम्प्लॉय है। द पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 60 ईयर और मोर कैन ओपन दिस अकाउंट। हाउएवर 55 से ऊपर है तो बीआरएस ऑप्टिव एम्प्लॉय होना चाहिए। ठीक है। रिटायर्ड डिफेंस ऑफिशियल के लिए 50 साल से ऊपर की एज है। 5 साल की ये स्कीम है। 1 साल पूरे, 5 साल पूरे होने के बाद विद इन 1 ईयर इसको 3 साल के लिए एम्प्लॉय एक्सटेंड करवा सकता है। अब आगे बात, कितना अमाउंट होता है? मिनिमम 1,000 रुपए, मैक्सिमम 15 लाख रुपए इसमें डिपॉजिट होता है। इस स्कीम की खासियत क्या है? इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आज की डेट में, अभी लास्ट वीक ही इसकी चेंज आई है, 1 जनवरी से 8% कर दिया गया है। ठीक है, पहले 7,40 होता था, फिर 7,60 हुआ पिछले क्वार्टर, अब 8% कर दिया गया है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मली दूसरी स्कीम के मुकाबले बेटर होता है। तो 8% पे उसके 5 साल के पूरे टेन्योर के लिए जो रेट फिक्स रहता है, जिस रेट पे एक बार सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अकाउंट खुल गया, वो फिक्स रहता है। सो इसको रीजनेबली गुड रिटर्न इसमें मिल जाती है। प्रीमेच्योर पेमेंट इसमें नहीं परमिसिबल है, परमिसिबल, लेकिन उसमें अगर करवानी है तो 2 साल के बाद अगर करवाता है तो 1% ऑफ द डिपॉजिट उसका कट जाता है। 1% ऑफ द डिपॉजिट उसका प्रिंसिपल में से कट जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट तो साथ के साथ मिलता रहता है। इंटरेस्ट इसका क्वार्टरली मिलता है। ठीक है, इंटरेस्ट क्वार्टरली मिलता है, साथ के साथ मिलता रहता है, लेकिन 2 साल के बाद कोई अगर करवाता है तो प्रिंसिपल में से 1% कट जाता है। लेकिन कोई 1 साल के बाद निकलवाता है, 1 साल के बाद और 2 साल के बीच में, तो 1.5% कट जाता है प्रिंसिपल का। तो किसी को पहले जरूरत पड़ जाए तो 2 साल के बाद प्रिंसिपल में से 1% कटेगा, और 1 साल के बाद निकलवाता है तो 1.5% कटेगा। प्रीमेच्योर परमिसिबल है। इस स्कीम में इन्वेस्ट जो करता है आदमी, इसमें किसी तरह का कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है। ना तो इन्वेस्टमेंट करने पे कोई टैक्स बेनिफिट है, ना इसका इंटरेस्ट टैक्स फ्री है, फुल्ली टैक्सेबल है, टैक्स टीडीएस भी करता है। लेकिन इसमें एक ही बेनिफिट है कि 15 लाख रुपए अश्योर्ड रीजनेबली अच्छा रिटर्न मिल जाती है। दूसरी स्कीम के मुकाबले इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। और 15 लाख रुपए मोटा रीजनेबली अच्छा अमाउंट है। 15 लाख रुपए का क्वार्टरली इंटरेस्ट काफी बन जाता है। 15 लाख रुपए का 12,000 रुपये हो गया, 1,20,000 हो गया साल का, 10,000 रुपये महीना हो गया।
10,000 रुपये महीना, मतलब 15,000 का हो गया। हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने 15-15 लाख का करवा दिया, तो 10-10, 20,000 रुपये एक तरह से पेंशन हो जाती है। स्पेशली उन लोगों की जिनकी कोई पेंशन नहीं है, उनके लिए तो ये बहुत ही यूजफुल है। रिटायरमेंट ड्यूज मिले, उसमें से जमा करवाया 10,000 रुपया वाइफ का, 10 हस्बैंड का, 20,000 रुपये की पेंशन उसकी शुरू हो गई। तो ये अच्छी स्कीम है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग नहीं होती, क्वार्टरली मिल ही जाता है इंटरेस्ट इसका, सेविंग अकाउंट में आ जाता है टीडीएस करने के बाद। ठीक है, प्रीमेच्योर की भी हमने बात कर ली। अब बात करते हैं पीपीएफ, फ्लैगशिप अकाउंट है। पीपीएफ स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, और वैसे भी बैंकर को इसकी फुल नॉलेज होनी चाहिए। इस सोसाइटी में हमें अक्सर लोग इसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, ब्रांच में डील करते हैं, इसके बारे में तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं। लोगों को जब मालूम नहीं होता तो कई बार हमें awkward सिचुएशन का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए ये जो हम अभी अगले 2-3 स्लाइड में करेंगे, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, हमारी वर्किंग इंप्रूव करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अकाउंट इस कौन खोल सकता है पीपीएफ अकाउंट? पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। बेसिकली एम्प्लॉयज है जो, वो तो प्रोविडेंट फंड होता है। जो दूसरे अदर देन एम्प्लॉयज है उनका कोई प्रोविडेंट फंड का तो होता नहीं। इसलिए एक तरह से जो स्कीम तो उन लोगों के लिए खोली गई थी बेसिकली, कि सबको एक प्रोविडेंट फंड की प्रावधान हो। जैसे आपको मालूम है कि एम्प्लॉय के पीएफ के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, इसी तरह पीपीएफ अकाउंट में भी जो इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। पीएफ है जो प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूशन है जो जमा होता है, अंडर सेक्शन 80C इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है। उसी तरह पीपीएफ में भी इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है। टोटल रिबेट 80C में 1.5 लाख रुपए है, 1,50,000, चाहे वो पीएफ में हो, या पीपीएफ में हो, या एलआईसी में हो, या हाउसिंग लोन की रीपेमेंट हो। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं सेक्शन 80C में। तो पीपीएफ को में भी 80C की रिबेट अवेलेबल है। आज की डेट में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.10% है। फ्रेंड, जो गवर्नमेंट स्कीम जो है उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली अनाउंस होता है। जनवरी से लेके 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक के रेट अनाउंस हो चुके हैं। इसमें पीपीएफ में कोई चेंज नहीं है, 7.10 ही है। तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 7.10 ही है। सीनियर सिटीजन स्कीम में 1 जनवरी 2023 से 7.60 से 8 हुआ है। ठीक है, पिछले क्वार्टर उसका 7.40 से 7.60 हुआ था। जो इंटरेस्ट है फ्री ऑफ इनकम टैक्स है, अंडर सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, पीपीएफ का इंटरेस्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपीएफ का इंटरेस्ट फ्री ऑफ इनकम टैक्स है। सो बेसिकली ये कह लो कि ई ई ई एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, क्या मतलब है इसका? एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। जस्ट पहले ई का मतलब एग्जेम्प्ट, जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एग्जेम्प्ट, इनकम से निकल जाता है, इनकम से माइनस हो जाता है, एग्जेम्पशन मिल जाती है। दूसरा ई का मतलब जब इंटरेस्ट अर्न करते हैं वो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम एनी टैक्स। तीसरा, जब वे विड्रॉल करते हैं तो भी कहीं इनकम में ऐड नहीं होता। सो तीनों जगह पे एग्जाम्पल है, तो ई ई ई बोला जाता है इसे, एग्जाम्पल 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 नॉर्म। अक्सर केवल ट्रिपल ई क्या होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, नहीं भी आता, एटलीस्ट हमें नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इसमें 500 रुपये बताया था कि 500 रुपये मिनिमम डिपॉजिट है, मैक्सिमम है 1 लाख। ठीक है, उसके बाद 500 रुपये के बाद मल्टीपल ऑफ 50 रुपए के मल्टीपल में 15 साल के लिए अकाउंट होता है। 15 साल के बाद अकाउंट होल्डर इसे एक्सटेंड करवा सकता है 5 साल के लिए। एक बार 5 साल के लिए कर सकता है, 5 साल पूरे होने के बाद फिर 5 साल के लिए, एनी नंबर ऑफ टाइम इट कैन बी गॉट एक्सटेंडेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। 15 साल के लिए एक बार है, उसके बाद 5 साल के लिए, फिर पाँच कितने बार भी मर्जी एक्सटेंड करवा सकता है। 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है मैक्सिमम, 500 रुपये मिनिमम है, और 50 के मल्टीपल में। ठीक है, साल में एटलीस्ट 500 रुपये मैंडेटरी है, मिनिमम अमाउंट 500 हर साल मैंडेटरी है जमा करवाना है इसमें। वो अकाउंट जिसमें 500 रुपये इनिशियल ईयर में जमा करवा दिया, बाद में फेल हो गया, मतलब बाद में ही डिड नॉट डिपॉजिट नहीं करवाया, तो उस अकाउंट को ट्रीट किया जाएगा डिसकंटिन्यूड। सो एन अकाउंट इन विच द अकाउंट होल्डर हैविंग डिपॉजिटेड 500 रुपीज इन इनिशियल ईयर फेल टू डिपॉजिट द मिनिमम अमाउंट इन फॉलोइंग ईयर, इट शैल बी ट्रीटेड एज डिसकंटिन्यूड अकाउंट। उस अकाउंट को डिसकंटिन्यूड अकाउंट माना जाएगा। लेकिन जो डिसकंटिन्यूड अकाउंट है, दैट कैन बी रिवाइव ड्यूरिंग इट्स मेच्योरिटी ऑन पेमेंट ऑफ ए फी ऑफ 50 रुपीज। 50 रुपए की पेनल्टी लगती है अगर 2 साल तक उसने नहीं पैसे जमा करवाए, तो 2 साल के, पिछले 2 साल की 50-50 रुपए पेनल्टी लगेगी, 500-500 रुपए दोनों साल का लगेगा, 1000 प्लस 100 1100 रुपए लगेगा पिछला, और इस साल का 500 1600 रुपए जमा करवाएगा, उसका अकाउंट रेगुलराइज हो।
तो अगर किसी ने नहीं जमा करवाया उसको इरेगुलर माना जाता है अकाउंट को, उसको रेगुलराइज किया जा सकता है 500 रुपये जमा करवा के अलॉन्ग विद द पेनल्टी ऑफ ₹50। ठीक है। जो डिसकंटिन्यूड अकाउंट है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता रहेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो भी स्कीम का रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी स्कीम का होता है चेंज होता रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, वही रेट इस पे लगता रहता है। ऐसा नहीं है कि पहले दिन जो रेट था वही रेट मिलेगा, रेट जो चेंज होता रहता है, बढ़ता भी है कम भी होता है, जो टाइम टू टाइम चेंज होता है वही इस अकाउंट होल्ड में रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाता है। जो डिसकंटिन्यूड अकाउंट है उसका जो अकाउंट होल्डर है वो नया अकाउंट नहीं खोल सकता इस तरह के अकाउंट को बंद करने से पहले। ना ही उसको लोन मिलता है, ना ही पार्शियल विड्रॉल अवेलेबल है जिसका डिसकंटिन्यूड अकाउंट है। ऑफ कोर्स उसको लोन लेना है या पार्शियल विड्रॉल लेनी है, पहले अकाउंट को इरेगुलर को रेगुलर कर देगा, 500 रुपये प्लस पेनल्टी 50 रुपये जमा करवा के पिछले जितने भी मिसिंग ईयर है उतने सालों के, उसके बाद रेगुलर हो जाएगा तो उसके बाद विड्रॉल भी कर सकता है, उसके बाद पार्शियल विड्रॉल भी कर सकता है, लोन भी ले सकता है। ठीक है। वैसे जब इरेगुलर है अकाउंट, कहने का मतलब डिसकंटिन्यूड अकाउंट है, वो नया अकाउंट भी नहीं खोल सकता जब तक एक अकाउंट ये अकाउंट क्लोज नहीं होता। सो नया अकाउंट नहीं खोल सकता, वो इसी अकाउंट को उसको रेगुलराइज करना पड़ेगा। पीपीएफ अकाउंट बैलेंस के ऊपर लोन भी मिल जाता है। एक्चुअली किसी को पैसे की जरूरत है, पीपीएफ अकाउंट खोला हुआ है, तो उसमें दो प्रावधान है। स्टार्टिंग में तो पहले ईयर में फर्स्ट ईयर में लेना हो तो लोन मिलता है, बाद में इसकी पार्शियल विड्रॉल मिल जाती है। ठीक है। At any time after the expiry of 1 year from the end of the year in which initial subscription was made, but before the expiry of 5 years, 5 साल पूरा होने से पहले, कम से कम जिस साल, जैसे जनवरी में अकाउंट खोला, जनवरी 22 में अकाउंट खोला, तो मार्च 23, जनवरी 22 में खोला, 31 मार्च 22 के बाद एक साल, 31 मार्च 23 के बाद किसी भी समय इसके ऊपर लोन लिया जा सकता है 5 साल तक। ठीक है। 5 साल बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर लोन ले सकता है। कितना लोन मिलेगा? Not exceeding 25% of the amount that stood to his credit at the end of not second preceding year। सेकंड प्रोसीडिंग ईयर का मतलब जैसे जनवरी 23 में आया हमारे पास लोन लेने वो, तो पिछला फाइनेंशियल ईयर 31/3/22 था, 31/3/21 के बैलेंस, 31/3/21 का जो बैलेंस है उसका 25% के इक्विवेलेंट उसको लोन मिल जाएगा पीपीएफ अकाउंट में, प्रोवाइडेड उसके आज की डेट में 5 साल पूरे नहीं हुए। 5 साल मतलब जिस साल जब अकाउंट खुला, ईयर बंद होने से 1 साल बाद के बाद मिलता है लोन। 5 साल पूरे नहीं होने चाहिए, अकाउंट खुलने से 5 साल पूरे नहीं होने चाहिए, उस पीरियड में लोन मिल जाता है। कितना लोन मिलता है? 25%। किस रेट पे मिलता है? 1% रेट पे। बेसिकली 1% पर एनम का मतलब बेसिकली जितना पीपीएफ पे लग रहा है उससे 1% एक्स्ट्रा लग गया, या ये कह लो एक तरह से 1% इंटरेस्ट उसे लिया जाता है उस बैलेंस पे। शायद कैलकुलेशन कुछ इस तरह होती है, पीपीएफ में इंटरेस्ट नहीं मिलता उस उतने पोर्शन पे। अगर 36 मंथ में रिपेबल होता है, अगर 36 मंथ में रिपेबल नहीं हुआ तो इंटरेस्ट 6% पर एनम लगाया जाएगा। सो लोन जो लिया जाता है दैट इज रिपेबल इन 36 मंथ, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% विल बी चार्ज इफ इट इज नॉट पेड इन 36 मंथ। ये तो बात थी लोन की। अब बात करते हैं हम पार्शियल विड्रॉल की। फुल अमाउंट अपना पैसा वापस भी ले सकता है जब 5 साल निकल जाए फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द अकाउंट वाज ओपन। देखो जो 5 साल से पहले लेना है तो क्या मिलेगा? लोन मिलेगा। 5 साल के बाद पार्शियल विड्रॉल हो सकती है। जब 5 साल एंड ऑफ द ईयर, सारी हर चीज एंड ऑफ द ईयर से है। जिस साल अकाउंट खोला उसके फाइनेंशियल के एंड की डेट से 5 साल बाद अकाउंट होल्डर को फार्म नंबर 2 होता है, फार्म 2 कौन से फार्म में अप्लाई करना होता है? फार्म 2। फार्म 2 में अप्लाई करके उसका जो बैलेंस था उसके पिछले साल का बैलेंस एंड ऑफ फोर्थ ईयर, जब 5 साल के बाद लेगा, फोर्थ ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग द ईयर ऑफ विड्रॉल और एट द एंड ऑफ प्रोसीडिंग ईयर विच एवरेज लोअर, तो उसको कितना मिलेगा लोन? जैसे आज की डेट में बैठे हैं हम जनवरी 23 में, जो 31/3/22 का बैलेंस है, या तो जहाँ 22 पहला हो गया, 21 दूसरा, 20 तीसरा, 19 चौथा, 31/3/19 का बैलेंस या आज 31/3/22 का विच एवरेज लोअर, उसका 50% पार्शियल विड्रॉल हो सकती है, जो जिसको वापस देने की बंदे को जरूरत नहीं होती। उस पार्शियल विड्रॉल पीपीएफ अकाउंट में परमिसिबल है टू दिस एक्सटेंट। ठीक है। सो पीपीएफ अकाउंट में लोन भी हो जाता है पहले 5 साल में,
एक साल फाइनेंशियल ईयर, जिस साल अकाउंट खुला फाइनेंशियल ईयर एंड के एक साल के बाद लोन मिल जाता है। प्रोसीडिंग सेकंड ईयर के बैलेंस का 25%, 1% एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 36 महीने में रिपे नहीं हुआ तो 6% इंटरेस्ट लगता है। पार्ट विड्रॉल 5 साल के बाद एलिजिबल है, कितना मिलेगी पार्ट विड्रॉल? इमीडिएटली प्रोसीडिंग जो ईयर है उसका, जहाँ इमीडिएटली प्रोसीडिंग फोर्थ ईयर, दोनों में से विच एवर इज लोअर, उस बैलेंस का 50% उसको पार्शियल विड्रॉल मिलती है। लोन 25% है, पार्शियल विड्रॉल 50% है। प्रीमेच्योर क्लोजर, इसकी क्या प्रावधान है प्रीमेच्योर क्लोजर का? प्रीमेच्योर क्लोजर 5 साल 5 फाइनेंशियल ईयर पूरे होने के बाद ही अलाउड है। कौन कौन से ग्राउंड है प्रीमेच्योर विड्रॉल के लिए? 3 ग्राउंड है साथियों इसमें। एक तो कोई लाइफ थ्रेटनिंग एलिमेंट या सीरियस डिजीज होगी अकाउंट होल्डर को, या उसके स्पाउस को, या उनके बच्चों को। सो बीमारी आ गई कोई, उसके लिए पीपीएफ अकाउंट प्रीमेच्योर क्लोज किया जा सकता है। या चिल्ड्रन, या की बच्चों की, या अकाउंट होल्डर की खुद की हायर एजुकेशन के लिए भी इस अकाउंट को प्रीमेच्योर क्लोज किया जा सकता है। या रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस उसका चेंज होकर एनआरआई बन जाए तो भी इस अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है। कोई जैसे आपने पिछले सबसे पहले स्लाइड में पढ़ा था कि सिर्फ इंडिविजुअल ही इसमें एलिजिबल है, एनआरआई भी एलिजिबल नहीं है। रेजिडेंट इंडिविजुअल एलिजिबल है, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, ट्रस्ट पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए एलिजिबल नहीं है। सो जब वो एनआरआई बन जाता है तो भी वो इसमें कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो भी उसको अकाउंट बंद करना होगा। Penalty is levied in the form of 1% reduction in interest applicable for the period for which the account is held. 1% रिडक्शन इंटरेस्ट में होगी जिस पीरियड में, जितना पीरियड बैंक इंटरेस्ट बैंक के पास रहा था, 1% काट के इंटरेस्ट मिलेगा, पेनल्टी लग जाएगी। अगर अकाउंट खोलता है 5 साल से पहले तो करेंगे नहीं, 5 साल के बाद मतलब 15 साल के बीच में। प्रीमेच्योर क्लोजर ऑन दीज ग्राउंड: एजुकेशन, हेल्थ इश्यूज, एजुकेशन एक्सपेंडिचर, हेल्थ एक्सपेंडिचर, जहाँ रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज होने पे प्रीमेच्योर कैंसिलेशन हो सकती है। प्रीमेच्योर कैंसिलेशन होगी तो 1% पेनल्टी लगेगी। जो पीपीएफ अकाउंट का बैलेंस होता है, दिस इज फ्री फ्रॉम अटैचमेंट। जैसे कि एम्प्लॉय का पीएफ है, उसके ऊपर कोई अटैचमेंट ऑर्डर किसी कोर्ट का कोई लागू नहीं होता, उसी तरह पीपीएफ के ऊपर भी कोई अटैचमेंट ऑर्डर लागू नहीं होता। एक तरह से ये प्रोटेक्टेड बैलेंस है। तो पीपीएफ अकाउंट सभी को जरूर खोलना चाहिए, आपको भी, अपने एम्प्लॉय को, अपने कस्टमर को खुलवाना चाहिए। हर साल अच्छा कॉस्ट इसमें पैदा होता है। 1.5 लाख रुपए हर साल जमा करवाएंगे तो रिटायरमेंट तक 15 साल के बाद एक्सटेंड करते जाओ। रिटायरमेंट के बाद स्पेशली जिनकी कोई पेंशन नहीं है तो ये अच्छा पेंशन कोर्स बन जाता है। इसलिए मेरी ये सजेशन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हटके थोड़ी सी, इस अकाउंट को जरूर खोलिए। दूसरा अकाउंट है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, उसकी चर्चा करेंगे। सुकन्या समृद्धि अकाउंट पीपीएफ की तरह का ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। सुकन्या समृद्धि अकाउंट बेसिकली क्या है? पीपीएफ तो कोई भी खोल सकता है, कोई एनी इंडिविजुअल। सुकन्या समृद्धि अकाउंट कन्या के लिए, कन्या के लिए, बच्ची के लिए, फीमेल चाइल्ड के नाम पे खोला जाता है। 10 साल तक की एज अटेन करने से पहले 10 साल से छोटी बच्ची के नाम पे खोला जाता है। इसमें भी 1.5 लाख रुपए हर साल जमा करवाया जा सकता है। 250 रुपए मिनिमम है, 50 रुपए के मल्टीपल में। देखो पीपीएफ अकाउंट में क्या था, मिनिमम 500 रुपए, 500। सुकन्या समृद्धि में मिनिमम 250। दोनों में 50 रुपए के मल्टीपल में, दोनों में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए है। दोनों में इंटरेस्ट टोटली टैक्स फ्री है। दोनों में एटीसी का बेनिफिट मिलेगा, इसमें भी उसमें भी। ये अकाउंट भी अगर नहीं जमा करवाया किसी ने तो इरेगुलर माना जाता है। 50 रुपए जमा करवा के और 250 जो उसके अपने से जमा करवाने से प्लस 50 रुपए पेनल्टी है इसमें भी, तो इसको भी रेगुलराइज कराया जा सकता है। सो सुकन्या समृद्धि और पीपीएफ में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि उसमें 500 रुपए जमा करवा सकते थे, मिनिमम थे, इसमें 250 है। ये याद रखने का तरीका ये है, सुकन्या समृद्धि सुकन्या के लिए, छोटी बच्ची के लिए है। उसमें 500 रुपए था, छोटा अमाउंट 500 की जगह पे 250 हो गया, 250 हो गया। मल्टीपल वही 50 है, टोटल मैक्सिमम अमाउंट वही 1,50,000 है। वो अकाउंट भी 15 साल के लिए होता है। ये इस अकाउंट आगे आएगा आपको नेक्स्ट स्लाइड में। अकाउंट ये 21 ईयर के लिए होता है, लेकिन इसमें डिपॉजिट 15 साल के लिए ही करना होता है इसमें भी। ठीक है, एक गर्ल चाइल्ड के नाम पे सिर्फ एक ही अकाउंट खोला जा सकता है।
एक बच्ची के नाम पे एक ही अकाउंट खोला जा सकता है। अकाउंट पोस्ट ऑफिस में भी हो सकता है, ऑथराइज्ड बैंकों के पास भी खुल सकता है, पोस्ट ऑफिस से बैंक, बैंक से पोस्ट ऑफिस से, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया जा सकता है। क्योंकि ये अकाउंट है जो सीनियर अपने कन्या समृद्धि भी, पीपीएफ भी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट्स हैं बेसिकली। हम तो इसके एक तरह से अकाउंट मेंटेनिंग एजेंट्स हैं, इसलिए ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि पैसा जो जाए जमा होता है तो भी गवर्नमेंट के पास चला जाता है, बैंक लेके पैसा गवर्नमेंट को दे देते हैं। अगर पेमेंट करते हैं बैंक, पेमेंट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेते हैं, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा आता है। एक पीएनबी ने लिया, जो स्टेट बैंक ने लिया, एक ही बात है। आज पीएनबी के पास जमा करवाया, कल को अकाउंट ट्रांसफर होकर एसबीआई के पास चला गया। आज पीएनबी ने अकाउंट जमा करा के कस्टमर से पैसा लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया, कल को जब पेमेंट करनी है एसबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेके कस्टमर को दे देगा, या पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट से लेके कस्टमर को दे देगा। सो बैंक, एक बैंक से दूसरे बैंक, या एक बैंक से पोस्ट ऑफिस एंड वाइस वर्सा, ये अकाउंट ट्रांसफर है। इस केस में विड्रॉल का क्या प्रोविजन है? पहले विड्रॉल का, विड्रॉल उसमें तो हायर एजुकेशन के लिए, हेल्थ नीड्स के लिए, या बंदा एनआरए हो गया, तीन कंडीशन थी प्री मेच्योर पीपीएफ अकाउंट, लेकिन वो 5 साल के बाद की प्रोविजन था। इस केस में हायर एजुकेशन बच्चे की, बच्ची की हायर एजुकेशन के लिए प्री मेच्योर विड्रॉल अलाउड है। कितनी अलाउड है? 50% ऑफ द अमाउंट। इसमें 50% ऑफ द अमाउंट, उसमें तो विड्रॉल 5 साल के बाद पूरा अमाउंट क्लोज कर सकता था। विड्रॉल के तो उसमें प्रोविजन थे ही। पहले 5 साल में लोन था, 5 साल के बाद उसका पिछले फाइनेंशियल ईयर या फोर्थ प्रोसीडिंग ईयर के बैलेंस का 50% विड्रॉल हर साल कर सकता है, उसमें ये प्रोविजन है। इसमें विड्रॉल का प्रोविजन क्या है? 50% ऑफ द अमाउंट इन द अकाउंट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर प्रोसीडिंग द ईयर ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन ऑफ द अकाउंट होल्डर। अगर आज हमारे पास आ गया जनवरी 23 में, तो उसकी बच्ची की एजुकेशन के लिए 31/3/22 का जो बैलेंस था, उसका 50% विड्रॉल के फॉर्म में विड्रॉल किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि विड्रॉल कब होएगी? जब उस बच्ची की एज 18 साल 18 ईयर हो जाए, या उस बच्ची ने 10th स्टैंडर्ड पास कर ली हो, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी, या तो 18 साल की हो गई हो, या उसने 18 ईयर की एज अटेन कर ली हो, दोनों में से जो चीज पहले आ जाए, तभी प्रीमेच्योर विड्रॉल इसमें अलाउड है। अदरवाइज विड्रॉल अलाउड है, मतलब 50% की, अदरवाइज विड्रॉल अलाउड नहीं है। ये बात कर रहे थे हम पार्शियल विड्रॉल की, 50% विड्रॉल की। सो एजुकेशन के लिए या तो 18 साल की एज हो जाए, या वो 10th पास कर ले, तो 50% अमाउंट फाइनेंशियल, पिछले फाइनेंशियल ईयर का है इसमें। उसमें पीपीएफ अकाउंट में पिछले फाइनेंशियल ईयर का, जहाँ 4 फोर्थ प्रोसीडिंग ईयर विच एवरेज लेस का 50% था, इसमें पिछले फाइनेंशियल ईयर का 50% विड्रॉल की जा सकती है एजुकेशन पर्पज के लिए बच्ची के, अगर उसने 18 साल की एज कर ली है, अटेन कर ली है, जहाँ उसने 10th पास कर ली है, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। प्रीमेच्योर क्लोजर किया जा सकता है इस अकाउंट का अगर बच्ची की मैरिज हो 18 साल की एज के बाद। अगर बच्ची की मैरिज 18 साल से पहले हो जाती है, क्योंकि वो इलीगल होती है, उसके लिए प्रीमेच्योर विड्रॉल इसमें अलाउड नहीं है। प्रीमेच्योर विड्रॉल 18 साल के बाद अगर बच्ची की मैरिज होती है, तो प्रीमेच्योर विड्रॉल अलाउड है। विड्रॉल होगी 1 मंथ फ्रॉम दी डेट ऑफ इंटेंडेड मैरिज और आफ्टर 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज। मैरिज से 1 महीना पहले या मैरिज के 3 महीने बाद तक अकाउंट की प्रीमेच्योर क्लोजर अलाउड है। मैरिज के एक्सपेंसेस के लिए कह लो आप एक तरह से, तो प्रीमेच्योर अलाउड है इसकी। सो कन्या समृद्धि अकाउंट की क्या प्रावधान है प्रीमेच्योर का? जब मैरिज हो, मैरिज से 1 महीना पहले या मैरिज से 3 महीना बाद। अच्छा, अगर उसको पार्शियल विड्रॉल चाहिए एजुकेशन के लिए, कब आ जाता? 18 साल की होगी बच्ची, जहां उस बच्ची ने 10th पास कर लिया, तो कितना मिल जाएगा? पिछले फाइनेंशियल ईयर के बैलेंस का 50% उसको बैलेंस पार्शियल विड्रॉल मिल जाएगा। पीपीएफ में पार्शियल विड्रॉल कितना था पिछले फाइनेंशियल ईयर? जहां फोर्थ प्रोसीडिंग ईयर विच एवरेज लेस का 50%, वो हर साल मिल सकता है इसमें। ठीक है, इसमें विड्रॉल मिल सकती है एट द एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, जो उसको मिलता है। इसमें 250 रुपये पर एनम मैंडेटरी है, पीपीएफ में 500 रुपये पर एनम मैंडेटरी है। अगर नहीं डिपॉजिट करवाया तो उसमें भी, इसमें भी अकाउंट को इरेगुलर माना जाता है। 50 रुपए की पेनल्टी देके जिस साल का नहीं पैसा जमा करवाया, तो अकाउंट को रेगुलराइज कराया जा सकता है। ठीक है।
अकाउंट मेच्योर कब होगा? कंप्लीशन ऑफ पीरियड ऑफ 21 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट। अकाउंट ओपन होने के 21 साल कंप्लीट होने के बाद अकाउंट मेच्योर होगा। डिपॉजिट कब तक हो सकता है? 15 साल तक। अकाउंट खोलने के 15 दिन तक डिपॉजिट होता रहेगा, लेकिन मेच्योर होगा 21 साल के बाद। नॉर्मली 21 साल के बाद मेच्योर होगा, अनलेस प्रीमेच्योर विड्रॉल करवाई जाती है मैरिज के कारण। मैरिज के कारण विड्रॉल पहले भी हो सकती है, अदरवाइज 21 साल के बाद, अकाउंट खोलने के 21 साल के बाद अकाउंट मेच्योर होगा। सो जो बच्ची 8 साल की है उसका 29 साल में एक्चुअली होगा, लेकिन मैरिज के केस में पहले हो सकता है, इसलिए ऐसे अकाउंट मैरिज के समय प्रीमेच्योर करवाए जा सकते हैं। सेक्शन 80C डिपॉजिट क्वालिफाई करता है, इसमें भी पीपीएफ में भी। रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.60% है। पीपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 7.10। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 8%। सो इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.60 है। इसका बच्चे देखो, ये आप एक याद रखने का तरीका ही है, जैसे कहा था ना कि छोटी बच्ची है उसमें 500 रुपए था, इसमें 250 रुपए छोटी बच्ची के खाते में मिनिमम। छोटी बच्चे हैं उसको ब्याज ज्यादा देना है बच्चियों के लिए वैसे भी, इसलिए उसमें 7.10 है, इसमें 7.60 है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसके मुकाबले ज्यादा है। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है? लोएस्ट बैलेंस 5th डे से लेके एंड के मंथ तक जो लोएस्ट बैलेंस अकाउंट में रहेगा, यानी कहने का मतलब 5 तारीख से पहले जो जमा करवा दिया उस पर ब्याज मिलेगा, 5 के बाद जो जमा करवा दिया उस महीने का ब्याज इस पर नहीं मिलेगा। 5th डे ऑफ द मंथ से लेके लास्ट तक, जिस कन्या समृद्धि की बात कर रहे हैं, पीपीएफ में भी सेम ही फार्मूला है। तो 5th डे ऑफ द मंथ से लेके एंड ऑफ द मंथ तक इंटरेस्ट इसका कैलकुलेट होता है। कंपाउंडिंग एनुअल होती है इसकी, इसकी भी, पीपीएफ की भी कंपाउंडिंग एनुअल होती है। इंटरेस्ट अर्न इन द अकाउंट इज फ्री फ्रॉम इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ये सीनियर सिटीजन में नहीं, पीपीएफ और कन्या समृद्धि दोनों पे लागू होता है। आई रिपीट, सीनियर सिटीजन स्कीम में इंटरेस्ट इज फुल्ली टैक्सेबल, इन्वेस्टमेंट इज फुल्ली टैक्सेबल, इसलिए उसमें कोई किसी तरह का कोई टैक्स का एग्जेम्पशन नहीं है, ना टीडीएस का एग्जेम्पशन है, ना टैक्स का एग्जेम्पशन है, ना इन्वेस्टमेंट में कोई उसकी इन्वेस्ट करने में कोई रिबेट मिलता है, कुछ नहीं। एक गार्डियन है जो, उसको मैक्सिमम 2 बच्चियों के खाते ही खोलने की परमिशन है। 2 से मतलब एक तरह से फैमिली प्लानिंग को बढ़ावा देने के लिए 2 से ज्यादा बच्चियों के भी गर्ल चाइल्ड अगर है तो ये अकाउंट परमिसिबल उसको नहीं है तीसरी बच्ची का। लेकिन अगर पहले एक बच्ची होगी, दूसरी ट्विंज होगी, क्योंकि वो तो गॉड गिफ्ट हो गया, तो सेकंड 2 ट्विन बच्चियां होगी, तो उस केस में उसको तीनों बच्चियों का अकाउंट खोलने की परमिशन होगी। अगर पहले साल 3 बच्चियां होगी इकट्ठी, गॉड गिफ्ट आ गया, तो तीनों बच्चियों का खाता भी खोला जा सकता है। ठीक है। सो अदरवाइज नॉर्मल हालात में 2 बच्चियों का खाता एक बंदा खोल सकता है। गॉड गिफ्ट के केस में ट्विन होगी दूसरी, या 3 बच्चियां इकट्ठी पैदा होगी, उस केस में ज्यादा भी अकाउंट खोले जा सकते हैं। अदरवाइज 2 से ज्यादा अकाउंट एक फैमिली में एक गार्डियन नहीं खोल सकता। सो ये तीनों स्कीम मेरे ख्याल अच्छी तरह होगी। इन स्कीम के ऊपर इंटरेस्ट भी आता है, इंटरेस्ट क्वेश्चन भी आता है, और ये इंटरेस्टिंग भी है। हमने 2-3 बार इसको रिकैप्चुलेट भी कर लिया। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। ये बेसिकली एक स्कीम है, तो बेसिकली सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, इन दोनों का एक ही पर्पज था बेसिकली, के रेट ऑफ इंटरेस्ट जब स्पेशली जब बहुत ज्यादा कम हो गए थे, तो सीनियर सिटीजन को की जो अर्निंग थी बहुत लेस हो गई थी, क्योंकि जिनकी कोई पेंशन नहीं है स्पेशली उनके लिए तो बहुत ही मार हो गई थी, जो सिर्फ एंड सिर्फ इंटरेस्ट की से इनकम के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये स्कीम भी उसी समय आई थी। अभी 31 मार्च 2023 तक ये लाइव है, वैलिड है। इसके ऊपर भी 7.40% के रेट से मंथली पेंशन मिलती है, जितना पैसा ने बंदा डिपॉजिट करवाया है इसका मंथली है, 7.40% मंथली मिलता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में क्वार्टरली मिलता है, इसमें 7.40 है। उसका तो 8 हो गया, लेकिन इसका नहीं हुआ, इसका रेट 7.40 ही है। ये LIC से के माध्यम से इम्प्लीमेंट की जा रही है, गवर्नमेंट की स्कीम है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इसमें भी 15 लाख है, सीनियर सिटीजन सेविंग में भी 15 है, इसमें भी 15 है। ठीक है, दोनों स्कीम में 15-15 लाख रुपए है। अश्योर्ड पेंशन मिलती है 7.40% पेएबल मंथली। ठीक है, एंट्री एज है मिनिमम 60 ईयर, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है।
मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये पर मंथ, मैक्सिमम पेंशन 9,250 रुपये पर मंथ। पेंशनर कैन ऑप्ट पेंशन मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, जैसे कि उसकी रिक्वायरमेंट है। बेसिकली मोटा मोटा 15 लाख रुपए बनता है। 15 लाख रुपए जिसने जमा करवाया मंथली पेंशन लेगा, उसका 9,250 रुपये पेंशन मिलेगी। तो जिसने पेंशन कम लेनी है उसका डिपॉजिट अमाउंट कम बन जाएगा। जिसने पेंशन ज्यादा लेनी है, पूरी लेनी है 9,250, तो उसका 15 लाख बन जाएगा। 1,000 लेनी है तो 10 में से अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख के करीब बनेगा। मंथली लेनी है, ये मंथली का रेट है। और किसी ने क्वार्टरली लेनी है तो कंपाउंडिंग हो जाती है, थोड़ा सा और बेनिफिट मिल जाएगा उसको। थोड़ा सा और अमाउंट 15 लाख से कम डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। हाफ ईयरली है तो थोड़ा सा और ज्यादा कम हो जाएगा, ईयरली लेनी है तो और कम हो जाएगा, ईयरली 12,000 लेना है। सो पेंशन ऑप्ट कर सकता है बंदा मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये महीना है, मैक्सिमम 9,250 रुपये महीना है। मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट इसमें 15 लाख रुपए है। 22-23 तक, 31/3/2023 तक जो पॉलिसी परचेज करेंगे, फुल पॉलिसी टर्म इसकी कितनी है, 10 साल। पॉलिसी टर्म 10 साल की है, ठीक है। 10 साल के बाद ये मेच्योर हो जाती है। फ्री लुक पीरियड दिया गया है। अगर पॉलिसी होल्डर सेटिस्फाइड नहीं है कि मैंने नहीं लेनी, गलती कर ली टर्म एंड कंडीशन से, ही मे रिटर्न द पॉलिसी टू LIC विद इन 15 डेज। अगर ऑनलाइन खरीदी थी तो 30 डेज, अदरवाइज 15 दिन के अंदर पॉलिसी आने के बाद LIC को वापस कर देगा, उसको उसका पैसा वापस मिल जाएगा। उस पैसे में फ्री लुकअप पीरियड में परचेज प्राइस उसकी वापस मिल जाएगी, आफ्टर डिडक्टिंग द चार्जेज फॉर स्टैंप ड्यूटी के कोई खर्चा आया LIC का वो कट लेंगे। जहाँ कोई उसको पेंशन पे कर दी थी, मान लो जो 20 तारीख को खरीदा उसको 31 को पेंशन मिल गई थी कोई, तो जितनी उसको पेंशन दे दी थी वो प्लस स्टैंप ड्यूटी का खर्चा काट के LIC उसको पैसे वापस कर देगा, अगर उसने प्री लुकअप पीरियड को इन्वोक किया है। तो प्री लुकअप पीरियड क्या है, उसके पास ऑप्शन है कि उसको ऑब्जेक्शन कर सकता है कि वापस कर सकता है। उसको अगर पॉलिसी पसंद नहीं है 15 दिन के अंदर, अगर ऑनलाइन खरीदी थी तो 30 दिन के अंदर। ये प्रधानमंत्री व्यय बंधना योजना की कंडीशन है। अब बात करते हैं PMJDY। सबको मालूम है PMJDY क्या है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, कुछ भी कह लीजिए। नेशनल मिशन था फाइनेंशियल इंक्लूजन का, ठीक है। ज्यादातर ये बैंक ब्रांचों में जब बिजनेस कॉरस्पोंडेंट्स के थ्रू खोले थे, गए थे अकाउंट। इसका पर्पज था कि वन बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट हर अनबैंक्ड आदमी का होना चाहिए। रुपए डेबिट कार्ड दिया, कोई मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें, कोई बैलेंस ना होने के कारण कोई इसमें सर्विस चार्जेज नहीं लगाए जाते। रुपे डेबिट कार्ड हर एक PMJDY अकाउंट होल्डर को दिया जाता है। उसका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है 1 लाख का। जो अकाउंट 28/8/2018 के बाद खुले तो 2 लाख रुपए इंश्योरेंस कवर इनहांस हो गया है रुपे कार्ड का। रुपे कार्ड हर एक PMJDY अकाउंट होल्डर को मिलता है, जिसके ऊपर 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस भी अवेलेबल है एक्सीडेंट का। हर PMJDY अकाउंट को डिपेंडिंग अपॉन हिज एलिजिबिलिटी 10,000 रुपए तक का OD अकाउंट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। PMJDY अकाउंट के और क्या बेनिफिट है। PMJDY अकाउंट DBT के लिए एलिजिबल है। DBT क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या होता है, डिफरेंट सब्सिडीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गरीबों के खाते में, जैसे पीछे कोविड में पैसा आया, या गैस की सब्सिडी आती है, या किसी भी तरह की सब्सिडी आती है फर्टली, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आधार नंबर के माध्यम से, क्योंकि आधार के साथ जुड़ा हुआ है PMJDY, आधार के माध्यम से अकाउंट्स में पैसा आ जाता है। इसी तरह ये अकाउंट भी एलिजिबल है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का बेनिफिट लेने के लिए। PMJJY प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए, अटल पेंशन योजना के लिए, मुद्रा के लिए ये अकाउंट होल्डर एलिजिबल है। बेसिकली जिसका ये अकाउंट खुल गया वो एक तरह से उसको बैंकिंग में आ गया, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन में बैंकिंग क्षेत्र में उसकी कवरेज होगी, उसको काफी उसका बेनिफिट मिलेगा। ओवरड्राफ्ट कितना मिलेगा। ओवरड्राफ्ट PMJDY अकाउंट को 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट उसको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा 10,000 का, मिनिमम 2,000 का, मैक्सिमम 10,000 रुपए का। 2,000 रुपए तक के PMJDY अकाउंट में OD के लिए कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन 2,000 से ऊपर लेना है तो दो कंडीशन है इसमें, तीन कंडीशन है, दो ही कहेंगे हम। 4 टाइम्स द एवरेज मंथली बैलेंस, एवरेज मंथली बैलेंस का 4 टाइम्स, और 50% ऑफ एवरेज क्रेडिट समेशन ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ, और 10,000 विच एवरेज लेस। ये तीनों में से जो भी कम होगा उसको, जो भी कम होएगा वो उसको मिल जाएगा। सो 10,000 रुपए, 4 टाइम द एवरेज बैलेंस,
और 50% ऑफ द सॉरी 4 टाइम्स द एवरेज मंथली बैलेंस और 50% ऑफ द एवरेज क्रेडिट समेशन, 50% ऑफ द एवरेज क्रेडिट समेशन ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ्स और 10,000 विच एवरेज लोअर, उसको पीएमजेडीवाई अकाउंट होल्डर को ओडी अकाउंट मिल जाएगा। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये क्या है? प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, बेसिकली ये हिंदुस्तान के हर नागरिक का जो 50 साल तक, 18 से 50 साल तक का है, उसके लिए बीमा की ये योजना शुरू की गई थी। हर नागरिक का 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस इसमें किया गया है। 55 ईयर तक टर्मिनेट करती है पॉलिसी। एज कैसे करते हैं कैलकुलेशन? एज नियर बाय है, जैसे मतलब ये 1 जून से लेके 31 मई तक का इंश्योरेंस होता है। 1 जून से लेके 31 मई तक का इंश्योरेंस पीरियड होता है, उस सब पीरियड के लिए इंश्योरेंस किया जाता है। उस 1 जून को जो 55 ईयर के नजदीक होगा, यानी कहने का मतलब जो 1 जून से 31/12 से पहले का, 30/12 से पहले का आदमी होगा, उस डेट तक, उस एज तक वो वैलिड रहेगा, एलिजिबल रहेगा। एंट्री एज है 18 साल से लेकर 50 साल तक, ठीक है। पॉलिसी टर्मिनेट होती है 55 ईयर, 50 के बाद इसमें एंटर नहीं हो सकता, लेकिन जो पहले का एंटर हुआ है 55 ईयर तक चलेगा। केवाईसी प्राइमरी इसका है आधार। लाइफ कवर 2 लाख रुपए का है 1 साल के लिए, 1 जून से लेके 31 मई तक। पीरियड क्या है? 1 जून से 31 मई, ये भी क्वेश्चन आता है कई बार। 1 जून से लेके 31 मई तक रिन्यूएबल है, हर साल रिन्यूएबल होता है। रिस्क कवरेज क्या है? 2 लाख रुपए इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू एनी रीजन। देयर विल बी नो रिस्क कवरेज ड्यूरिंग द इनिशियल 30 डेज। पहले 30 दिन जब इंश्योरेंस करवाया तो कोई कवरेज इसमें नहीं होगी। 30 दिन, ये भी इंपॉर्टेंट है कि पहले 30 दिन कोई कवरेज अवेलेबल नहीं होगी। उसके बाद 2 लाख रुपए तक की कवरेज होगी, डेथ ड्यू टू एनी रीजन। उसके बाद अगर डेथ हो जाती है ड्यू टू एनी रीजन, एक्सीडेंट है या टेररिज्म है या स्नेक बाइट है या सुइसाइड है या मर्डर है या राइट्स है, कुछ भी, एनी रीजन, ऑल द रीजन आर कवर्ड इन दिस। सबसे बड़ी बात यह है, या कैंसर है। एक्चुअली स्टार्टिंग में तो क्या है, मतलब इवन जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज थी वो भी इसमें कवर्ड थी, वो उसका भी कोई वो नहीं था। इसलिए काफी इसका बेनिफिट है। 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस हर एक को ही अवेलेबल है। प्रीमियम क्या है इसका? पहले 330 रुपए था, अब 436 रुपए है। 436 रुपए साल का प्रीमियम है। जो साल के बाद में एंटर करते हैं तो प्रोपोर्शनेट लिया जाता है। बेसिकली 1 जून से है, जो तो लास्ट क्वार्टर में, जैसे 1 जून से इंश्योरेंस होता है, जो जून में आया या जुलाई में आया या अगस्त में आया, फुल अमाउंट ऑफ प्रीमियम उससे लिया जाएगा। मतलब महीने 2 महीने का नहीं छोड़ा जाता है। पहले क्वार्टर के अंदर आ गया जून जुलाई, 1 जून से उसका इंश्योरेंस था, लेकिन अगर 1 जून के बजाय 15 जून को आया तो 15 जून से रहेगा फर्स्ट क्वार्टर का, उसको फुल एनुअल प्रीमियम ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर एक क्वार्टर निकलने के बाद आता है तो हम पहले रिवर्स चलते हैं। अगर एक क्वार्टर के लिए बीमा करवाता है, कहने का मतलब पहले साल, अगले बार तो 1 साल 1 जून से हो जाएगा। जो आदमी मार्च अप्रैल मई में आता है, एक ही क्वार्टर का इंश्योरेंस हुआ ना उसका, तो बाकी तो अगले साल में आ जाएगा। उसको 1 क्वार्टर का इंश्योरेंस देना पड़ेगा। 436 का 1 क्वार्टर कितना बना? चौथा हिस्सा 109 रुपए। लेकिन 109 की जगह पे 5 रुपए एक्स्ट्रा हो जाते हैं, 114 रुपए उसको देने पड़ेंगे। जो आदमी मार्च अप्रैल मई में आएगा उसको 109 की जगह पे 114 देने पड़ेंगे। जो सेकंड क्वार्टर में आएगा, दिसंबर, जो तो अप्रैल में जून में मार्च अप्रैल में आ गया, उसको 114। जो उससे पहले, मार्च से पहले, यानी फरवरी जनवरी और दिसंबर, इन 3 महीनों के लिए आया, उसको 2 क्वार्टर का प्रीमियम देना है तो 114 की जगह पे 228 देना पड़ेगा। जो उससे पहले आया सितंबर अक्टूबर नवंबर में, तो उसको 342 देने पड़ेंगे। सो एक क्वार्टर का, अगर कहने का मतलब 109 रुपए बनता है एक क्वार्टर का, 5 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं टूटे हुए ब्रोकन क्वार्टर के कारण। 114 अगर एक क्वार्टर का हो तो 114, 2 का हो 228, 3 का हो 342, पूरे का देना हो तो 436 रुपए प्रीमियम है। ये प्रीमियम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेशली अब चेंज हुआ है, क्योंकि पहले 330 रुपए होता था, 436 रुपए प्रीमियम हो गया। ये आपको इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इस अमाउंट में से 436 रुपए में से 30 रुपए बीसी का कमीशन है, 11 रुपए एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बैंक को मिलती है, 395 रुपए इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं। 30 रुपए बीसी का कमीशन, 11 रुपए एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट टू द बैंक एंड 395 पेबल टू द इंश्योरेंस कंपनी। अब बात करते हैं दूसरा बीमा जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, पीएम
सुरक्षा बीमा योजना PMSBY scheme is available to the people in the age group of 18 to 70 years with a bank account। जो कंसेंट देते हैं ऑटो डेबिट की 31 मई से पहले, कवरेज पीरियड है 1 जून से लेके 31 मई तक। इसका पार्शल का नहीं है, फुल पीरियड का ही है, क्योंकि इसका प्रीमियम भी बहुत थोड़ा है। इसका प्रीमियम कितना है? 20 रुपए। पहले कितना होता था? 12 रुपए। 12 रुपए प्रीमियम था। 12 रुपए में 1 रुपया BC को मिलता था कमीशन, 1 रुपया बैंक को। अब 20 रुपए है, 20 में से 1 रुपया बैंक को, 1 BC को, 18 रुपए इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं। आधार, इसका भी प्राइमरी KYC आधार ही है। रिस्क कवरेज इसमें भी 2 लाख रुपए है, लेकिन एक्सीडेंटल डेथ के लिए। पहले वाला था जो इंश्योरेंस, वो डेथ ड्यू टू एनी रीजन, इसमें डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट ओनली। फुल डिसेबिलिटी हो तो भी 2 लाख रुपए आ जाती है, लेकिन अगर पार्शियल डिसेबिलिटी हो तो 2 लाख की जगह पे 1 लाख रुपए इसमें भी अवेलेबल होएगा इंश्योरेंस। सो ये दूसरी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की स्कीम है। पहले वाली लाइफ इंश्योरेंस की स्कीम थी। जो आदमी दोनों के लिए एलिजिबल है, 50 साल से नीचे वाले, और दोनों भी करवा सकते हैं। अगर किसी की एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है 2 लाख की स्कीम में, 2 लाख उसमें उसको 4 लाख रुपए का क्लेम मिल जाएगा। काफी अच्छी स्कीम है, बहुत सस्ते रेट पे है। इस रेट पे अदरवाइज एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी 20 रुपए पे नहीं मिलता है 1 लाख का, 2 लाख का। एक तीसरी स्कीम आई है अटल पेंशन योजना, इकट्ठी आई थी बेसिकली। प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना, प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना APY, तीनों ही स्कीम इकट्ठी PMJDY के साथ साथ ही आई थी। ये बेसिकली चारों चीजें, पांचवा मुद्रा, बेसिकली जब ये चार पांचों इकट्ठे ही थे। APY क्या 2015 में लॉन्च की गई थी, यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम लॉन्च करने, क्रिएट करने के लिए इंडिया के सारे लोगों का, स्पेशली गरीब लोगों का। एडमिनिस्टर कौन करता है इसको? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA एडमिनिस्टर करता है APY को। APY is open to all bank account holders in the age group of 18 to 40। 18 साल से 40 साल तक के हर एक आदमी के लिए APY योजना ओपन है। कंट्रीब्यूशन डिफर करती है बेस्ड ऑन पेंशन अमाउंट चोजन एंड द एज ऑफ एप्लीकेंट। ठीक है। 1 अक्टूबर 22 के बाद जो इनकम टैक्स पेयर है वो इसको एलिजिबल नहीं है इसके लिए अप्लाई करने के लिए, ज्वाइन APY ज्वाइन करने के लिए। सब्सक्राइबर को ग्रांटेड मिनिमम मंथली पेंशन 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000 60 साल के बाद मिलेगी, जितना भी अमाउंट उसने। सो उसकी कंट्रीब्यूशन विल डिपेंड अपॉन द पेंशन अमाउंट चोजन बाय हिम। पेंशन जो वो कंट्रीब्यूट करेगा उसकी कैलकुलेशन होगी पेंशन अमाउंट और उसकी एज को लेकर। जिसकी एज जितनी छोटी है उसकी कंट्रीब्यूशन उतनी कम होगी। सो एज एंड द अमाउंट ऑफ पेंशन ऑप्टेड उन 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसने कंट्रीब्यूशन कितनी है। टेबल है बने हुए। 1000 की भी पेंशन ऑप्ट कर सकता है आदमी, 2000 भी, 3 भी, 4 भी और 5000 भी। 60 साल के बाद उसको पेंशन मिलेगी। अगर 18 साल से जल्दी एज में उसने कर लिया तो प्रीमियम कम देना पड़ता है हर साल। अगर 40 साल के नजदीक करता है क्योंकि तो उसको कम, मतलब 40 साल से बाद तो एलिजिबल ही नहीं है। तो 40 साल वाला जो एंटर होता है तो उसको 20 साल प्रीमियम देना पड़ना पड़ेगा। जो 18 साल वाला एंटर हो गया उसको 42 साल प्रीमियम देना पड़ेगा। तो 18 साल वाले को जब 42 साल प्रीमियम देना पड़ेगा 42 एज के लिए, नेचुरली उसका प्रीमियम अमाउंट कम होता है। सो प्रीमियम अमाउंट डिपेंड अपॉन ही एज एंड द अमाउंट ऑफ पेंशन ऑप्टेड। मंथली पेंशन उसको मिलेगी, उसके मरने के बाद उसकी स्पाउस को मिलेगी। स्पाउस की डेथ के बाद पेंशन का जो कोर्स है 60 साल सब्सक्राइबर की एज के ऊपर जो अक्यूमुलेट हुआ था वो उसका जो नॉमिनी है उसको दे दिया जाएगा। सो पेंशन उसको भी मिलेगी, उसकी डेथ के बाद उसकी स्पाउस को मिलेगी, उसकी भी डेथ के बाद जो पेंशन कोर्स है वो उसके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है सब्सक्राइबर की 60 साल से पहले, तो सब्सक्राइबर की जो स्पाउस है वो he or she can continue contributing to APY for the remaining vesting period till the original subscriber would have attained the age of 60 years। जैसे ही वो 60 साल की एज, मतलब मान लीजिए उसकी 55 साल की एज में सब्सक्राइबर की डेथ होगी तो उसके स्पाउस उसको 5 साल तक और 60 साल तक कंट्रीब्यूट करके, क्योंकि 60 के बाद उसको पेंशन मिलनी शुरू हो जानी थी तो फिर उसको स्पाउस को मिल जाएगी। सो 5 साल तक स्पाउस भी उसको कंटिन्यू करके अपनी पेंशन का हक ले सकता है। ठीक है। मिनिमम पेंशन गवर्नमेंट जो अमाउंट है 1000, 2000, 5000 जो किया गया है, जितने अमाउंट पे टेबल बने हुए हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ग्रांटेड है। क्योंकि नॉर्मली तो पेंशन गारंटी तो हो नहीं सकती, इन्वेस्टमेंट की रिटर्न कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन इसमें मिनिमम पेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ग्रांटेड है। अगर एक्यूमुलेटेड कोर्स बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन अर्न करता है लेस अमाउंट which is not sufficient to repay the to pay the pension given amount, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस
अमाउंट को, डेफिसिट अमाउंट को, इनएडिक्वेट अमाउंट को पूरा करेगी। अगर रिटर्न ज्यादा आ जाती है तो सब्सक्राइबर को ज्यादा पेंशन मिलेगी। ये भी इसमें अच्छा प्रावधान है पेंशन में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ग्रांटेड है मिनिमम पेंशन। अगर अर्निंग लेस होगी, रिटर्न इन्वेस्टमेंट की लेस हुई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनसेट करेगी। अगर अर्निंग ज्यादा हुई तो पेंशन ज्यादा मिलेगी। पेंशन 1,000 से लेके 5,000 रुपए तक है। ठीक है, 18 साल से 40 साल तक बंदा इन्वेस्ट कर सकता है। 1,000 से 5,000 तक उसकी पेंशन मिलेगी। तो कितना अमाउंट पर मंथ उसने देना है, दैट विल डिपेंड अपॉन हिज एज एंड द पेंशन ऑप्टेड। ठीक है, मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली जैसे वो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। सब्सक्राइबर है जो वॉलंटरी एग्जिट कर सकता है, कुछ कंडीशन है सच है, जैसे गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन है वो वापस देगा। गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो ब्याज या रिटर्न थी वो भी उसको वापस देगा, मतलब वो उसमें से निकल जाएगी, वो उसको वापस नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन कौन सी है, स्टार्टिंग के ईयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इक्वल अमाउंट जितना डिपॉजिटर जमा करवाता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उतना ही मैचिंग अमाउंट जमा करवाती थी स्टार्टिंग के ईयर में। जब चालू हुई थी स्कीम, स्टार्टिंग के कुछ ईयर में ये चला था। सो अगर इस तरह का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई कंट्रीब्यूशन करवाई हुई है, अगर वो सब्सक्राइबर प्रीमेच्योर कैंसिल करा रहा है, प्रीमेच्योर एग्जिट कर रहा है, तो वो अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या उस अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्शन के ऊपर, वो उसको नहीं मिलेगा, बाकी उसको पैसा वापस मिल जाएगा। प्रीमेच्योर की ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। अगर डिले होगी कंट्रीब्यूशन की, सब्सक्राइबर को ओवरड्यू इंटरेस्ट फॉर द डिलेड पीरियड का चार्ज होगा। बैंक से 1 रुपए पर मंथ कंट्रीब्यूशन हर 100 रुपए के लिए उससे चार्ज करेंगे फॉर ईच डिलेड मंथली कंट्रीब्यूशन। जो ओवरड्यू इंटरेस्ट अमाउंट कलेक्टेड है दैट विल रिमेन एज पार्ट ऑफ पेंशन कॉर्प्स ऑफ द सब्सक्राइबर। रहेगा पेंशन कॉर्प्स उसी के, क्योंकि बेसिकली ये उसको इनकलकेट करने के लिए रेगुलेटरी लगाया गया है, बेसिकली उसी के पेंशन फंड में। क्योंकि पहले आया तो भी उसी का पेंशन फंड बनेगा, बाद में आया तो भी उसका कॉर्प्स तो उसी का है ना। कॉर्प्स में हर एक का अलग अलग होगा। गारंटी है जो इंडिकेटिव है, मतलब अगर उसने कॉर्प्स फंड बन गया, जितना लिखा है रेगुलरली जमा होता रहा, फिर भी करंट अमाउंट पेंशन नहीं पूरी हो पा रही तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूट करेगी। एक और स्कीम है इसके साथ मिलती जुलती, इसके ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आया है। नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन योजना। ये क्या है, बेसिकली ट्रेडर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी है जो, उनको ओल्ड एज प्रोटेक्शन और सोशल सिक्योरिटी देने के लिए, जो स्मॉल स्केल ट्रेडर्स हैं और रिटेलर्स हैं, स्मॉल स्केल ट्रेडर और रिटेलर्स को सोशल सिक्योरिटी देने के लिए, ये एक तरह से ये ट्रिब्यूट है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स। क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 50% कंट्री का जीडीपी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से आता है, उनको ट्रिब्यूट है एक तरह से ये स्कीम। स्कीम क्या है, 18 से 40 साल तक के जो आदमी है, ट्रेडर हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी है, मंथली कंट्रीब्यूशन 55 रुपए से लेके 200 रुपए तक। जब 18 से 40 तक एंट्री एज है, एपीवाई में भी 18 से 40 थी, 60 साल के बाद पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, कंट्रीब्यूट कितना करना है, 55 रुपए से लेके 200 रुपए तक डिपेंडिंग अपॉन एज। ठीक है, पेंशन कितनी मिलेगी इसमें, 3,000 रुपए महीना फिक्स पेंशन है। एनुअल उसकी एक कंडीशन और है कि इनकम टैक्स पे ही नहीं होना चाहिए, उसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए उस ट्रेडर की। 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर टर्नओवर होनी चाहिए, सॉरी 1.5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर नहीं होनी चाहिए, और इनकम टैक्स पेयर वो नहीं होना चाहिए। 18 साल से 40 साल तक उसकी एज होनी चाहिए, 60 साल तक वो कंट्रीब्यूट करेगा 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक, डिपेंडिंग अपॉन एज कैलकुलेट हो जाएगी। टेबल बने हुए हैं। नेचुरली जो ज्यादा साल का होगा उसको ज्यादा पैसे 200 देना पड़ेगा, जो 40 वाला है, जो 18 साल वाला है उसको 55 देने पड़ेंगे, मोटा मोटा सा यही लग रहा है। अश्योर्ड पेंशन होगी इसमें 3,000 रुपये पर मंथ सबके लिए, जो 60 साल के बाद, जब अगर बेनिफिशियरी की डेथ हो जाती है तो उसके स्पाउस को 50% पेंशन मिलेगी। फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल ओनली टू स्पाउस, उसके बाद नहीं है, उसके बाद किसी को कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ पेंशन योजना है, एपीवाई में उसका कॉर्प्स उसके नॉमिनी को मिलता है, इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें अमाउंट कंट्रीब्यूशन बहुत थोड़ी है, इसमें गवर्नमेंट भी अपना पैसा डाल रही है। ठीक है, ये डिफरेंस है इसमें, गवर्नमेंट की ओर से बेसिकली ग्रांटेड है ये। ठीक है, गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है बेसिकली, ये काफी बेनिफिशियल है। 3,000 रुपये महीना पेंशन है, कुछ भी नहीं है। 18 साल वाला 55 रुपये महीना दे के 3,000 रुपये महीना उसको पेंशन मिल जाएगी। एक इसी के साथ मिलती जुलती स्कीम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जिनकी मंथली इनकम 15,000 रुपये पर मंथ जहाँ इससे कम है, जो कि 18 से 40 साल, सभी के लिए, सभी स्कीम में 18 से 40 साल है,
वो किसी भी न्यू पेंशन स्कीम में, ईएसआईसी स्कीम में या ईपीएफ स्कीम में वो कवर नहीं है, और इनकम टैक्स पे वो नहीं है, तो वो इस स्कीम के अंदर कवर किए जा सकते हैं। ठीक है, 15,000 रुपये महीने तक इनकम हो, इनकम टैक्स पे ही ना हो, न्यू पेंशन स्कीम में, ईएसआई में या ईपीएफ में वो कवर ना हो, तो वो इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। इसकी फीचर क्या है? वॉलंटरी और कंट्रीब्यूटरी स्कीम है। सब्सक्राइबर को नीचे दिए बेनिफिट मिलेंगे। हर सब्सक्राइबर को मिनिमम अश्योर्ड पेंशन 3,000 रुपये पर मंथ 60 साल के बाद मिलेगी। जैसे ट्रेडर वाले में भी 3,000 थी, इसमें भी 3,000 है। ड्यूरिंग द रिसीट ऑफ पेंशन अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो उसके सब्सक्राइब बेनिफिशियरी के स्पाउस को 50% पेंशन मिलेगी फैमिली पेंशन के रूप में। फैमिली पेंशन स्पाउस को ही मिलेगी। पिछली स्कीम में भी सेम था, 3,000 रुपये पर मंथ, स्पाउस को 50%। ट्रेडर वाली में, इसमें भी सेम चीज है। ठीक है, अगर बेनिफिशियरी की डेथ 60 साल से पहले हो जाती है, स्पाउस विल बी इंटाइटल्ड टू जॉइन एंड कंटिन्यू द स्कीम सब्सिक्वेंटली बाय पेमेंट ऑफ रेगुलर कंट्रीब्यूशन और एग्जिट द स्कीम एज पर प्रोविजन ऑफ एग्जिट एंड विड्रॉल। या तो एग्जिट कर दे, फिर एग्जिट के कुछ स्कीम या उसको पैसा मिल जाएगा, या वो 60 साल उसके होने तक कंटिन्यू कर सकती है स्कीम को। स्पाउस अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको पेंशन मिल जाएगी। मैचिंग कंट्रीब्यूशन, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50-50 बेसिस पे, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन 50-50, वेयर एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय द बेनिफिशियरी एंड मैचिंग कंट्रीब्यूशन विल बी डन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, एनरोलमेंट प्रोसेस क्या है? इसमें मोबाइल होना चाहिए, उसका मोबाइल नंबर, सेविंग बैंक और आधार, तीन चीजें, मोबाइल, सेविंग एंड आधार होने जरूरी है। कॉमन सर्विस सेंटर में जाके वो एनरोल कर सकता है। आधार नंबर, सेविंग अकाउंट या जनधन अकाउंट उसका हो सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस पे, एनरोल करके अकाउंट खोल सकता है। उसके बाद हर हर महीने इसका पैसा डिपॉजिट कराना होगा। हार्डशिप देखते हुए कई ऐसे आदमियों को कई बार नौकरी छूट भी जाती है, या छोड़नी पड़ जाती है, या काम नहीं मिलता, तो फ्लेक्सिबल रखे गए हैं एग्जिट प्रोविजन। क्या है? अगर वो विद इन पीरियड ऑफ लेस देन 10 ईयर अगर वो एग्जिट करना चाहता है, तो उसका अपना शेयर ही उसको मिलेगा सेविंग बैंक इंटरेस्ट के साथ। जिसका अपना शेयर है सेविंग बैंक इंटरेस्ट के साथ उसको वापस मिल जाएगा। लेकिन 10 साल के बाद एग्जिट करता है, 60 साल से पहले, तो उसका अपना शेयर, बेनिफिशियरी शेयर along with accumulated interest as actually earned by the fund और सेविंग विच एवर इज हायर, भी या तो सेविंग का रेट मिलेगा उसको, या एक्चुअल अर्निंग उसकी फंड की जो थी, विच एवर इज हायर। अगर एक्चुअल अर्निंग कम है तो भी सेविंग वाला रेट मिलेगा। सो पहले 10 साल तक सेविंग वाला, 10 साल के बाद सेविंग वाला, और एक्चुअल अर्निंग विच एवर इज हायर उसको मिलेगी। एग्जिट करता है अगर, फ्लेक्सिबल रखा गया है एग्जिट का प्रोविजन, क्योंकि ऐसे लोगों को, बेचारों को कई बार मजबूरी में एग्जिट करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है? बेसिकली गोल्ड, इंडिया में स्पेशली गोल्ड को काफी इन्वेस्टमेंट के तौर पे घरों में लेडीज शत्रुधन के रूप में गोल्ड को रखती हैं, गोल्ड को स्टोर करके, या गोल्ड को, हर लेडी के पास गोल्ड होता है, शादी में भी गोल्ड दिया जाता है। वो गोल्ड जो पड़ा होता है घरों में, वो कोई इनकम अर्न नहीं करता। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक स्कीम लेके आई है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एसजीबी। ये क्या है? ग्राम्स ऑफ गोल्ड में डिनोमिनेट की गई है। ठीक है, इसमें आदमी इन्वेस्ट करता है, मतलब आज की डेट का जो गोल्ड का रेट है, अ, उस गोल्ड के रेट के इक्विवेलेंट आदमी पैसे देता है। ठीक है, बैंकों के थ्रू आती है स्कीम। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम गवर्नमेंट की स्कीम है ये, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ये बेसिकली, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। 1 ग्राम गोल्ड से लेके उसके मल्टीपल में ये इशू की जाती हैं। मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन इंडिविजुअल के लिए 4 किलो है, 4 किलोग्राम। इंडिविजुअल के लिए एचयूएफ भी कर सकती है, उसके लिए भी 4 किलो है, और ट्रस्ट के लिए 20 किलोग्राम इन्वेस्ट किया जा सकता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 1 ग्राम, मैक्सिमम इंडिविजुअल के लिए 4 किलोग्राम, एचयूएफ के लिए 4 किलोग्राम, ट्रस्ट के लिए 20 किलोग्राम। ये क्वेश्चन अक्सर आया गया है। तो इसका क्या बेनिफिट क्या है? जो पैसा इन्वेस्ट होगा उसके ऊपर 2.50% इंटरेस्ट पेएबल हाफ ईयरली मिलता रहेगा। देखो बेनिफिट क्या हुआ, जो आज गोल्ड का रेट है उसके इक्विवेलेंट, मान लो एक 10 ग्राम का 1 तोला या 10 ग्राम, मान लीजिए आज 10 ग्राम का रेट 52,000 है, तो 52,000 रुपये दे दिया हमें, एक सर्टिफिकेट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मिल गया 10 ग्राम के। जब ये मेच्योर होगा, मेच्योरिटी पे जो गोल्ड का रेट होगा
उस रेट के हमें पैसे वापस मिल जाएंगे। इंटरवेनिंग पीरियड में इंटरेस्ट 2.5%, 2.5% इंटरेस्ट मिलता रहेगा, जो कि एडिशनल बेनिफिट मिल गया। अगर हम गोल्ड स्टोर करते, गोल्ड स्टॉक करते, तो गोल्ड ले लेते आज, 5 साल के बाद उसका गोल्ड वाले बेच भी सकते थे। लेकिन जो इन 5 साल में 2.5% के हिसाब से 12.5% एक्स्ट्रा अर्न कर लिया, वो अर्न नहीं कर पाते। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का ये बेनिफिट है कि इंटरेस्ट अर्न करता है। ठीक है, पर्सन जो रेजिडेंट इन इंडिया ही एलिजिबल है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। 2.50% हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलता है। इश्यू प्राइस अगर किसी ने ऑनलाइन अप्लाई किया है तो नॉमिनल वैल्यू का 50 रुपीज पर ग्राम उसको सस्ता मिलेगा, लेस लगाना पड़ेगा। अगर ऑनलाइन कोई अप्लाई करता है तो कॉस्ट उसको 50 रुपी पर ग्राम लेस होगी। टेनर इसका 8 साल है। अर्ली रिडेम्पशन 5 साल के बाद परमिसिबल है। 5 साल के बाद ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है आदमी कि मेरे को अर्ली रिडेम्पशन करनी है। लेकिन वैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लिक्विड है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। इवन आफ्टर 1 ईयर, इवन आफ्टर 6 मंथ, वन कैन एग्जिट बाई सेलिंग द सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। डीमेट फॉर्म में भी अवेलेबल है। ठीक है, पेमेंट कैन बी मेड थ्रू कैश अप टू 20,000, चेक्स डिमांड। ठीक है, मैं कैश 20,000 तक किया जा सकता है, बाकी चेक डिमांड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर से ऊपर। तो ये SGB सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है। हम आज के ये टॉपिक स्कीम ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड ये भी करेंगे। ये क्या है, शायद बहुत सारे साथियों को ये नाम मालूम नहीं होगा कि स्कीम क्या है। स्कीम समझ लीजिए। एक इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम आई टू क्लींज द सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग इन द कंट्री। ब्रॉड फीचर इसके क्या है, एक बियरर इंस्ट्रूमेंट है प्रोमिसरी नोट की तरह का, इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है ये। सिटीजन ऑफ इंडिया कोई भी या बॉडी इनकॉर्पोरेट इन इंडिया इसको बॉन्ड को परचेज कर सकता है। ठीक है, 1000 में, 10,000 का, 1 लाख का, 10 लाख का या 1 करोड़ रुपए का स्पेसिफाइड ब्रांचेज ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ये इलेक्टोरल बॉन्ड मिलता है। सो बियरर इंस्ट्रूमेंट होता है, स्टेट बैंक से मिलता है। परचेजर इलेक्टोरल बॉन्ड ओनली ऑन ड्यू फुलफिलमेंट ऑफ ऑल एक्सटेंट KYC नॉर्म मिलेगा। बेनामी नहीं होता, 2 नंबर का पैसा इसमें नहीं लग सकता। KYC नॉर्म फुलफिल करके बैंक अकाउंट से पेमेंट करके इसको खरीद सकता है। लेकिन खरीदेगा वो बियरर होता है इंस्ट्रूमेंट, इसमें पेई का नाम नहीं होता। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड इसकी लाइफ सिर्फ 15 दिन होती है, during which it can be used for making a donation only to political parties registered under Section 29A of the Representation of People Act 51, of which and which secured not less than 1% of the votes polled। उस पार्टी को देखो, जो पार्टी रजिस्टर्ड है अंडर Section 29A एंड जिसके 1% लास्ट जनरल इलेक्शन में हाउस ऑफ पीपल और लेजिस्लेटिव असेंबली, हाउस ऑफ पीपल कौन सा होता है, लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट की असेंबली, जो पिछली इलेक्शन में एटलीस्ट 1% वोट जिसको पड़ी हो एंड वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में रजिस्टर्ड हो, उस तरह की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वो आदमी डोनेट कर सकता है। नाम नहीं लिखा होता, बॉन्ड उसने खरीदे, अपना पैसा 1 नंबर का लगाया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बॉन्ड खरीदा, पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है। उसमें उसका नाम नहीं लिखा होता, देने वाले का नाम भी नहीं होता, गुप्त दान की तरह से एक तरह से डोनेशन हो जाती है। सो पॉलिटिकल फंडिंग एक तरह से ये इलेक्शन की पॉलिटिकल फंडिंग है। पे का नाम नहीं होता, पे जिसको जिस पार्टी को जो देता है आदमी, उसका नाम नहीं होता वहां कहीं। बॉन्ड अंडर द स्कीम शैल बी अवेलेबल फॉर परचेज फॉर ए पीरियड ऑफ 10 days ईच इन द मंथ ऑफ जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। हर क्वार्टर में 10 दिन के लिए खुला होता है, जहाँ एज में भी स्पेसिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट। एडिशनल पीरियड 30 दिन का अवेलेबल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिस साल जनरल इलेक्शन होती है लोकसभा की, उस साल 30 दिन का एडिशनल विंडो होता है। अदरवाइज 10 दिन हर क्वार्टर में ये खुली रहती है स्कीम। बॉन्ड इन कैश होते हैं एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी द्वारा ही बैंक अकाउंट में ही। सो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं, एक बियर इंस्ट्रूमेंट होता है। 1,000 का भी, 1,000 के मल्टीपल में, 1,000 का या 10,000 का या 1 लाख का या 10 लाख का या 1 करोड़ का। कहाँ से मिलता है, बियर इंस्ट्रूमेंट है, मिलता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। इंटरेस्ट फ्री होता है, इंटरेस्ट इसके ऊपर कोई नहीं होता। आदमी इसको अपने KYC डॉक्यूमेंट पूरे करके बैंक अकाउंट के थ्रू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से खरीद के किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकता है। बियर इंस्ट्रूमेंट होता है, पेई का नाम नहीं होता, जब बैंक से खरीदता है वहां बताना जरूरी नहीं है किस पार्टी को देना, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है। पॉलिटिकल पार्टी इसको डोनेशन के तौर पे ले सकती हैं।
लीगल है, हर क्वार्टर में 10 दिन ये स्कीम खुलती है। जनरल इलेक्शन वाले साल 30 दिन के लिए खुलती है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी अपने डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट में ही पैसा जमा करा के अथॉराइज्ड बैंक में ही इसकी पेमेंट ले सकती है। साथियों, आज के लिए काफी हो गया। सारी स्कीम गवर्नमेंट की हमने कर ली है। कोशिश मेरी ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस एक प्रिसाइज किया जाए, क्योंकि जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के स्कीम जितनी स्कीम करी हैं, एक एक स्कीम के ऊपर एक एक घंटे का सेशन भी लिया जा सकता है, या घंटे का नहीं तो आधे घंटे का। लेकिन मैंने कोशिश की है कि सिर्फ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किए हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या पिछले सालों के क्वेश्चन जो आए हुए हैं, कोशिश की है जो पिछले जितने भी क्वेश्चन आए हैं इसमें कवर जरूर हो गया हो मेरी प्रेजेंटेशन में। सो मेरे को ये मेरी आपको सबको एक सजेशन है, मेरे पूरी वीडियो को अगर आप 2 बार देख लोगे तो मेरे को लगता नहीं कि इस बहुत ज्यादा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इनमें से आएंगे, क्योंकि एज द पास्ट ट्रेंड कंसर्न, पास्ट ट्रेंड जो देखा गया है। स्टडी मटेरियल भी मेरा अवेलेबल है, क्योंकि जहाँ सारे टॉपिक नहीं कवर हो पाएंगे, पहले भी कई बार मैं बता चुका हूँ कि सिर्फ 1500 रुपये पे अवेलेबल है। जिसको चाहिए वो ले सकता है। अभी कुछ कॉपीज पड़ी हैं, कोरियर इमीडिएटली करवा दिया जाता है। और मेरे को खुशी भी है, जैसे रात एक यूजर का फोन 2:30 बजे मेरा बाई चांस मैं पास के लिए उठा, मोबाइल पे मैसेज आया हुआ था, ₹1500 क्रेडिटेड। सो यूजर इतना 2:30 बजे तक वीडियो देख रहे हैं, देख के उसके बाद कितनी लगन के साथ मेहनत कर रहे हैं, खुशी भी होती है। आई विश यू ऑल सक्सेस इन द एग्जाम। कल शाम को 7 बजे फिर मिलेंगे। थैंक यू।